नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। ज़्यादातर कंपनियां अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स निकाल चुकी हैं और अब तक हम अपने चैनल पर भी कई अच्छे बिजनेसेस को कवर करते आए हैं जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ये जहां तक इस Q2 FY26 रिजल्ट सीरीज की लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो रहेगी, जिसमें हम 5 इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप बिजनेसेस और उनके रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। पर आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल रहेगा क्योंकि आज जो हम 5 स्टॉक्स देखेंगे उनमें से 3 मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी हैं, जिसमें से एक तो मेरा पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा होल्डिंग है। इसलिए पर्सनली आज की वीडियो को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हम इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स को समझेंगे, इनके रिजल्ट्स देखेंगे और इनमें ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं ये समझने की भी कोशिश करेंगे। पर हाँ, एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो किसी भी तरह से इन कंपनीज पर बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस जो हम कवर करेंगे वो है पीएन गडगिल ज्वेलर्स। पीएन गडगिल या पीएनजी एक ज्वेलरी रिटेलर है। माने कि ये अपने स्टोर्स के जरिए ज्वेलरी बेचने के बिजनेस में है, कल्याण और तानिश की तरह। पीएनजी महाराष्ट्र बेस्ड है। इनकी महाराष्ट्र और गोवा में काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। पर अब ये सेंट्रल इंडिया माने कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह में धीरे धीरे एक्सपांड कर रहे हैं। इनके कुल मिला के 63 स्टोर्स हो गए हैं, जिसमें से इन्होंने हाल ही में लखनऊ, कानपुर और इंदौर में 3 स्टोर्स खोले हैं, महाराष्ट्र और गोवा के बाहर। गोल्ड प्राइस रैली के बावजूद गडगिल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और भविष्य को लेकर भी इनके ग्रोथ प्लान्स और इनकी मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है। रिजल्ट्स देख लेते हैं हम इनके। वैसे तो आप देखोगे ऊपर ऊपर से तो पीएनजी की सेल्स पिछले साल से बस 9% बढ़ी हैं। आपको ये स्टॉक बेकार लगेगा, पर इनका एक गोल्ड रिफाइनरी का लो मार्जिन बिजनेस हुआ करता था, वो सेगमेंट इन्होंने बंद कर दिया है और उससे ये पूरा एग्जिट ले लिए हैं। पिछले साल के Q2 रिजल्ट्स में आपको रिफाइनरी सेगमेंट की सेल्स दिखेंगी, पर इस साल वो बिजनेस नहीं था। इस वजह से आपको ओवरऑल सेल्स ग्रोथ कम लगेगी। अगर हम वो रिफाइनरी सेगमेंट की सेल्स हटा के देखें तो Q2 माने कि जुलाई से सितंबर के महीनों में सेल्स इनकी पिछले साल से 31.5% बढ़ी हैं और H1 माने कि अप्रैल से सितंबर के महीनों में भी बहुत अच्छी 31% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। ये 31% टॉप लाइन ग्रोथ को मैं इस वजह से भी इतना अच्छा बोलूँगा क्योंकि पिछले साल का ना बेस बड़ा था। आपको याद होगा, पिछले साल सरकार ने गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी कट कर दी थी, जिस वजह से सोना सस्ता हो गया था और H1 में ज्वेलरी कंपनीज़ की बहुत अच्छी सेल्स आई थी। लोगों ने बहुत भारी मात्रा में ज्वेलरी खरीदी थी। तो एक तो पिछले साल का बेस बड़ा था और दूसरा कि हम देखते आए हैं कि कितना तेज़ी से सोने का भाव बढ़ा है। ऐसे माहौल में ये 30-31% टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट 91% ग्रो किया है और ऐसे ही एबिटा में भी 117% की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है, 127% ईयर ऑन ईयर, पर ये कंपैरेबल नहीं है। कस्टम्स ड्यूटी कट की वजह से ज्वेलरी कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस भी बुक करना पड़ा था पिछले साल। ऐसे में पिछले साल प्रॉफिट्स कम थे और हमें प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा लग रही है, पर फिर भी ओवरऑल ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। यहीं पर आप देखोगे कि इधर कोने में अदर सेगमेंट को इन्होंने मेंशन किया है। यही इनका रिफाइनरी बिजनेस है, जो इन्होंने 78% डिग्रो किया है ताकि ये अपने स्टोर्स और ज्वेलरी रिटेलिंग बिजनेस पर अच्छे से फोकस कर पाएँ। अगर आप नीचे पढ़ पा रहे होंगे, वैसे बहुत छोटा लिखा है कि अक्टूबर 1 से इनका ये रिफाइनरी बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया था। इसलिए अब Q3 से जो रिजल्ट्स आएँगे, उनमें अच्छे से हमें कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। गडगिल का स्टोर एक्सपेंशन भी अच्छे रेट से हो रहा है। इनका इस साल लगभग 25 नए स्टोर्स खोलने का टारगेट था और अब तक ये साल के 6 महीनों में लगभग 10 स्टोर्स खोल चुके हैं। कई निवेशकों का ये डाउट रहता है कि सोने का भाव इतना रैली कर गया है, तो ज्वेलरी कंपनियों की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस खराब होनी चाहिए। पर फिर भी ये इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे ला रही हैं? इस पर कल्याण के मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में एक बहुत अच्छा जवाब दिया था और गडगिल के मैनेजमेंट ने भी वही बोला। मैं आपके साथ आंसर शेयर करूँगा। आपको ज्वेलरी कंपनीज़ को लेकर एक बहुत अच्छी इनसाइट मिलेगी। तो पहली चीज़ तो यही है कि कई लोगों में ये गलतफ़हमी है कि ज्वेलरी कंपनियाँ गोल्ड ट्रेडिंग से पैसे कमाती हैं। ऐसे नहीं होता है। ये मेकिंग चार्जेस से पैसे कमाती हैं। मेकिंग चार्ज गोल्ड रेट पर लगता है। तो होता क्या है कि जब सोने का भाव ऊपर जाता है, तो ऑटोमैटिकली इनका मेकिंग चार्ज बढ़ जाता है। यहाँ पर इनको वैल्यू गेन हो जाता है और जब गोल्ड प्राइस गिरता है, तो अचानक से लोग भारी मात्रा में गोल्ड की शॉपिंग करने लगते हैं। वहाँ पर वॉल्यूम का फ़ायदा मिल जाता है। गोल्ड प्राइस बढ़ने से डीपी आभूषण जैसे कुछ ज्वेलरी रिटेलर्स के रिजल्ट्स खराब आए हैं, पर ओवरऑल कल्याण, तानिश वगैरह को कुछ बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इनके रिजल्ट्स अच्छे ही रहे हैं। तो यही मिसकंसेप्शन हमें अभी मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। आप देखोगे कि कैसे सारे ज्वेलरी स्टॉक्स आउट ऑफ फैशन हो गए हैं और काफ़ी समय से एक अंडर वैल्यूड ज़ोन में ट्रेड कर रहे हैं। खैर, गडगिल पर वापस आते हैं। आप देखोगे कि इनका स्टड रेशियो
9 से 10% हो गया है और मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले 2 सालों में ये इसे बढ़ाकर 12 से 13% ले जा रहे होंगे। जो भी आप ज्वेलरी देखते हो, जिसमें कुछ हीरे या मोती लगे होते हैं, वो आपकी स्टडेड ज्वेलरी होती है और स्टडेड ज्वेलरी में मार्जिन्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कल्याण और टाइटन में स्टड रेशियो 20-25% के आसपास है, जबकि पीएन गडगिल का बस 9 से 10% है। तो जैसे-जैसे इनका स्टड रेशियो बढ़ेगा, कंपनी के मार्जिन्स भी बेहतर होते जाएँगे। बाकी गडगिल का मैनेजमेंट ग्रोथ को लेकर भी काफ़ी बुलिश है। इनके अभी 63 ज्वेलरी स्टोर्स हो गए हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक इनका टारगेट है कि ये 80 स्टोर्स कर ले जाएँगे। फिर इनका एफवाई 28 तक 30 से 35 स्टोर्स हर साल ऐड करने का गोल रहेगा, जिससे मार्च 2028 तक इनके 150 स्टोर्स हो जाएँगे। सीएजीआर के टर्म्स में देखें तो ये बहुत अच्छी 40% स्टोर एक्सपेंशन रेट से ग्रोथ बनती है आपकी सीएजीआर के टर्म्स में। और अगर हम इस 40% स्टोर एक्सपेंशन रेट में अगर हम 10% के आसपास एसएसजी माने कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जोड़ लें, मतलब सालाना वो सेल्स ग्रोथ जो आपकी पुराने स्टोर से आएगी, तो 40 प्लस 10 गडगिल आराम से अगले 3 से 4 सालों तक 40 से 50% की टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ ला सकता है। इनका मैनेजमेंट काफ़ी हद तक कल्याण की प्लेबुक फॉलो कर रहा है। कल्याण साउथ से निकलकर आप देखोगे कैसे एक पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेलर बना है। ऐसे ही गडगिल भी अब महाराष्ट्र से निकलकर यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह में एक्सपैंड कर रहा है। गडगिल के पास छोटे बेस का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये कंपनी साइज़ में छोटी है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर सकती है। आपको तो 30 से कम के पीई पर रिटेल सेक्टर से एक ऐसा बिज़नेस मिल रहा है, जिसमें 30% टाइप पहले से ग्रोथ आ रही है और आगे 40 से 50% ग्रोथ का ट्रिगर है। साथ में स्टड रेशियो बेहतर होने से मार्जिन एक्सपेंशन का अलग से एक ट्रिगर रहेगा। सोने पर बात हो रही है, तो अब हम अपनी लिस्ट के अगले बिज़नेस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। हुआ क्या है कि गोल्ड प्राइसेज़ बढ़ने की वजह से ना गोल्ड लोन्स की डिमांड भी बढ़ रही है। सोने के रेट्स बढ़ने से कस्टमर सोने की उतनी ही क्वांटिटी में ज़्यादा पैसे का लोन ले पाता है और इधर बैंक या एनबीएफसी भी ज़्यादा लोन देकर ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम कमा पाते हैं। एक और बेनिफिट जो गोल्ड लेंडर्स को मिला है कि आरबीआई पिछले 1 डेढ़ सालों में अनसिक्योर्ड लेंडिंग माने कि आपके बिना कोलेटरल वाले लोन्स पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। पिछले 1 डेढ़ साल में माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लेंडिंग में लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़े थे। इसलिए सेक्टर में रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए कई चेक्स और स्टैंडर्ड्स लाए गए। ऐसे में पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन्स की डिमांड भी कम हो गई है और गोल्ड बैग्ड लोन्स की डिमांड बढ़ रही है। लोगों को किसी ना किसी वजह के लिए पैसे तो चाहिए ही। अब बिना कोलेटरल लोन मिलेगा नहीं, तो अगला ऑप्शन सोना गिरवी रखने का बचता है। जैसे मैं देख रहा था कि मुथूट फाइनेंस ने ही अपनी ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा के 30 से 35% कर दिया। तो जब एक लार्ज कैप कंपनी 30-35% के रेट से ग्रो कर रही है, तो आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड है और जो छोटी कंपनियां होंगी सेक्टर की, वो तो और ज्यादा तेजी से ग्रो कर पा रही होंगी। ऐसे में हम जिस बिजनेस को स्टडी करेंगे वो है सीएसबी बैंक। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि सीएसबी की लगभग 47% या लगभग आधी लोन बुक गोल्ड लोन्स की ही है। बाकी 35 से 36% शेयर होलसेल और बिजनेस लेंडिंग ग्रुप का है और 17% शेयर रिटेल लोन्स का। होलसेल लोन्स में ये बड़ी कंपनियों को लोन्स देते हैं और डीएलजी में मीडियम साइज के बिजनेस को लोन्स दिए जाते हैं और रिटेल में फिर आपके कार, एडुकेशन, होम लोन्स वगैरह आ जाते हैं। यहीं पे आप देखोगे कि इनके ग्रॉस एडवांसेस पिछले साल से 29% ग्रो किए हैं। एडवांसेस या लोन बुक आपका वो पैसा होता है जो किसी बैंक या एनबीएफसी ने लोन पर दिया हुआ है और इस 29% एडवांसेस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है इनका गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो, जहां पर बहुत अच्छी 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। इनका पोर्टफोलियो यील्ड 11.8% है, माने कि सीएसबी 11.8% ब्याज पर अपने कस्टमर्स को लोन देता है। सीएसबी की गोल्ड लोन पोर्टफोलियो यील्ड आपको कैपरी ग्लोबल वगैरह से कम लगेगी, उनकी तो 20% या उससे ऊपर है मेरे ख्याल से। इसका कारण क्या है कि गोल्ड लोन्स में भी सीएसबी ज़्यादातर ना बिजनेस कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। इसलिए यहाँ भले यील्ड कम है, पर इनका जो कस्टमर बेस है, वो अन्य गोल्ड लेंडर से थोड़ा ज़्यादा सिक्योर है। यही ग्रोथ इनके डिसबर्समेंट्स में भी आई है। डिसबर्समेंट्स का मतलब होता है कि किसी बैंक या एनबीएफसी ने नए लोन्स कितने दिए हैं। तो डिसबर्समेंट्स आप देखोगे इनके पिछले साल से बहुत बढ़िया 50% ग्रो किए हैं और हालाँकि यहाँ लिखा नहीं है, पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि गोल्ड लोन्स में कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 1 साल में। गोल्ड लोन डिसबर्समेंट्स इनके 5,000 साढ़े 700 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधा 10,000 करोड़ के आसपास हो गए हैं, जो कि आपकी बहुत अच्छी 74 से 75% के आसपास की ग्रोथ बनती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेज़ में रैली का सीएसबी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। बाकी गडगिल की तरह सीएसबी भी अब पैन इंडिया एक्सपैंड कर रहा है।
अब तक इनकी जो मेन प्रेजेंस रही है वो साउथ इंडिया में थी, जिसमें केरला और तमिलनाडु इनके सबसे बड़े मार्केट्स रहे हैं। इनका 79 से 80% ब्रांच नेटवर्क है, वो इन्हीं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। पर अब ये साउथ से निकलकर देश भर में एक्सपैंड कर रहे हैं। इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। इधर आप देखोगे कि इंटरेस्ट इनकम इनकी पिछले साल से 28% ग्रो करी है, पर इंटरेस्ट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ज़्यादा तेजी से बढ़ा। इस वजह से प्रॉफिट ग्रोथ उतनी नहीं आई है। मुनाफा बस इनका 16% ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। फ्यूचर ग्रोथ के लिए सीएसबी बैंक अभी अपना ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने पर और टेक डेवलपमेंट पर, माने कि वेबसाइट और ऐप डेवलप करने पर काफ़ी खर्चा कर रहा है, जिस वजह से बॉटम लाइन पर प्रेशर है। लेकिन ग्रोथ के लिए देखिए आपको ये सब इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। इसका 1-2 साल में हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी आ ही रही है इस बिज़नेस में यहाँ, पर एफवाई 28 से हमें यहाँ अच्छी नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिलने लगेगी। इस बैंक का मैनेजमेंट भी काफ़ी विज़नरी है और इनका 2030 तक सीएसबी को एक मिड साइज्ड बैंक बनाने का टारगेट है। जैसे अभी ये एक स्मॉल कैप बैंक है, इसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ के आसपास है। मिड साइज बैंक में आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक अच्छे उदाहरण हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो फिलहाल मेरी समझ से ना सीएसबी बैंक और डीसीबी बैंक 2 सबसे तेज़ ग्रो कर रहे बिज़नेसेस हैं पूरे सेक्टर में। लॉन्ग टर्म आउटलुक तो सीएसबी का स्ट्रॉन्ग है ही, बाकी इसे शॉर्ट से मीडियम टर्म में गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में ग्रोथ की वजह से एक बहुत बड़ा पुश मिला है। सीएसबी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और इसका वैल्यूएशन भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये बिज़नेस अभी 1.5 के पीबी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो आप इसे एक बारी खुद से स्टडी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, अगर आपकी बैंक्स में रुचि है। कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक बैंकिंग में ना बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत वेल्थ बनाई है। पर एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है सीएसबी बैंक में, कि इस बिज़नेस को अपना डिपॉज़िट मिक्स बेहतर करना पड़ेगा। इनके करंट अकाउंट डिपॉज़िट्स बस 21% के आसपास हैं। ऐसे ही बल्क डिपॉज़िट्स 46% हैं। इनके पास सेविंग्स अकाउंट और बड़े डिपॉज़िट्स की फॉर्म में ज़्यादा पैसा है, जिस वजह से इन्हें अपने डिपॉज़िटर्स को ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। अगर लॉन्ग टर्म में सीएसबी बैंक को अपना ग्रोथ टारगेट अचीव करना है और मार्जिन्स बेहतर करने हैं, तो इनको ये अपना कासा रेशियो ना और टर्म डिपॉज़िट मिक्स दोनों इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए पीएन गडगिल हो गया या सीएसबी बैंक हो गया, इनकी ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इनमें बहुत पोटेंशियल भी है, पर आपको इन बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते रहना पड़ेगा। ये देखने के लिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका मैनेजमेंट अपने प्लान्स के हिसाब से एग्ज़ीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं। भले स्मॉल कैप बिज़नेसेस में पोटेंशियल बहुत है, पर यहाँ चीज़ें अगर बिगड़ती हैं, तो बहुत स्पीड से बिगड़ती हैं। आप इनको लेकर बिल्कुल भी कैजुअल नहीं हो सकते हो। 3 महीने बाद या 6 महीने बाद ये अच्छे रहेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो या आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आपको सारे नहीं, कम से कम अपने पोर्टफोलियो बिज़नेसेस को तो ट्रैक करते रहना पड़ेगा, कि जिस कारण से या जिस स्ट्रैटेजी से आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो, वो प्ले आउट हो भी रही है कि नहीं। पर दिक्कत क्या आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब किस कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और पता भी चल जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि उन रिजल्ट्स को स्टडी कैसे करें। और तो और इतनी सारी कंपनियां हैं मार्केट में, 5,000 के आसपास, तो किस-किस को ट्रैक करें। इसलिए हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ़ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज़ पर। पर याद रहे ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6,000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका जो महीने का रेट पड़ेगा वो ₹1,000 रहेगा, और साल भर वाले में आपको महीने का रेट बस ₹850 पड़ेगा। मतलब आपको बस ₹850 में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पता चलते रहेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। खैर चलिए वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। तीसरे नंबर पर है मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स। ये एक बी टू बी ज्वेलरी कंपनी है। मतलब कि ये मार्केट की अन्य गहने बेचने वाली कंपनियों के लिए गहने डिज़ाइन और बनाने का काम करते हैं। जैसे इधर आप देखोगे तो लगभग सभी मशहूर ज्वेलरी कंपनियाँ इनके कस्टमर्स हैं, जैसे कि कल्याण, मालाबार, रिलायंस ज्वेल्स, जॉय आलुकास, पीएनजी जिसको अभी हमने देखा, इंद्रिया जो आदित्य बिरला ग्रुप ने ज्वेलरी बिज़नेस लॉन्च किया है, और कैरेट लेन भी जो टाइटन की ब्रांड है।
स्काई गोल्ड के भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं और एक्चुअली ये पिछले 2 सालों से हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है। लगातार काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता आया है और हमको लगता है कि अभी भी स्काई गोल्ड के बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। सितंबर क्वार्टर में इनकी सेल्स पिछले साल से 93% से बढ़कर लगभग 1500 करोड़ हो गई हैं या कहने को ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। आप देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट 143% ग्रो किया है और एबिटा में भी 158% ग्रोथ देखने को मिली है। पैट ग्रोथ आपको कम लगेगी 83% पर। इनके पास एचडीएफसी और टीसीएस के शेयर्स हुआ करते थे जो इन्होंने पिछले साल सेल किए, तो अदर इनकम का ना पिछले साल पोर्शन ज्यादा था। इधर ही आप दाएं हाथ पर देखोगे इनकी इस क्वार्टर नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.7% आई है, जो इनका अगले साल 4.25 से 4.5% करने का टारगेट रहेगा। स्काई गोल्ड अब तक लोन या क्रेडिट लेकर सोना खरीदता था और फिर ये ज्वेलरी बनाकर ये लोग अपने क्लाइंट्स को बेचते थे। ऐसे में ना इनका पैसा काफ़ी अटकता है। कंपनी अभी भी कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हुई है। जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो ग्रोथ के लिए इन्वेंट्री या सोना खरीदने में वापस से चले जा रहे हैं। पर अब ये ना एजीएम या एडवांस्ड गोल्ड मॉडल और गोल्ड मेटल लोन्स को बढ़ाने पर काफ़ी ज़ोर दे रहे हैं। एजीएम में इनका क्लाइंट ही इनको सोना देता है जॉब वर्क बेसिस पर और फिर ये फिनिश्ड ज्वेलरी वापस लौटा देते हैं। इससे क्या होगा, इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बेहतर होगी और गोल्ड मेटल लोन्स के आने से क्या होगा कि इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट आधी हो जाएगी। इससे मार्जिन्स बेहतर होंगे। अब मे बी आपको ये 3-4% मार्जिन्स कम लगें, लेकिन ज्वेलरी बिज़नेस में आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कम ही होते हैं। तो ओवरऑल सभी फ्रंट्स पर स्काई गोल्ड काफ़ी अच्छा कर रहा है। इन्होंने दुबई में अपना एक नया ऑफिस भी सेटअप किया है एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ के लिए। अभी इनकी लगभग 10% सेल्स भारत के बाहर से आती हैं और इनका टारगेट है कि अगले साल तक एक्सपोर्ट्स का 15 से 20% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इन्होंने पिछले 1.5-2 सालों में कुल मिला के 4 कंपनियां भी खरीदी हैं, जिनसे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपांड किया है। एक समय पर कंपनी किसी ज्वेलरी स्टोर में जाने वाले 20 से 25% तरह के प्रोडक्ट्स बनाती थी, पर अब इनके पास 80% प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो हो गया है, जो ये अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। और इन्होंने जो हाल ही में कंपनी खरीदी है, श्री ऋषभ गोल्ड के नाम से, उससे ना इनको तनिष्क एज़ अ कस्टमर मिल गया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्काई गोल्ड के लिए। अब तक ये तनिष्क के अलावा मार्केट के सभी प्लेयर्स को ज्वेलरी सप्लाई करते थे, पर अब इनके पास ऋषभ गोल्ड के ज़रिए तनिष्क भी एज़ अ क्लाइंट आ गया है। बाकी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए स्काई गोल्ड ने हाल ही में एक ज़मीन खरीदी है मुंबई में, जिस पर ये अपनी 5,40,000 स्क्वायर फुट की एक काफ़ी बड़ी और एक नई फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे होंगे। इनका टारगेट है कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी हर महीने 1.2 टन ज्वेलरी बनाने की है, ये उसे 4 गुना बढ़ाकर महीने का 4.5 टन कर लेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म में अच्छी सेल्स ग्रोथ लाएगा। इनका इस साल 5,400 करोड़ और फिर अगले साल माने कि FY27 में 7,600 करोड़ सेल्स करने का टारगेट है, जो FY25 के बेस से कंपनी के लिए बढ़िया 46% के आसपास की सालाना ग्रोथ बनती है। पर मेरे हिसाब से मैनेजमेंट ये टारगेट्स आराम से बीट कर ले जाएगा, क्योंकि जो इन्होंने गाइडेंस दी थी, वो पुराने गोल्ड रेट पर थी। तब से सोने का भाव काफ़ी बढ़ गया है और इनके पास कैपेसिटी तो है ही, तो आराम से आई थिंक ये लोग अपना गाइडेंस बीट कर ले जाएँगे। बाकी ज्वेलरी एज़ अ सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। टाइटन जो आपका इतना बड़ा प्लेयर है, उसका ही मैनेजमेंट बोलता है कि मीडियम टर्म में 20% टाइप वो लोग आराम से ग्रोथ ला सकते हैं। ऐसे में स्काई गोल्ड जैसे बी2बी प्लेयर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हेडरूम है। ये बिज़नेस अभी आपको 30 से कम के पी पर मिल रहा है। मीडियम टर्म में इसमें आराम से 40 से 50% टाइप और लॉन्ग टर्म में आराम से 30 से 40% रेंज में अपना बिज़नेस ग्रो करने का पोटेंशियल है। यहाँ पर 2 मिनट लेकर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग पर भी बात कर लेते हैं, वरना कई लोग जो स्काई गोल्ड को ट्रैक नहीं करते हैं, वो कमेंट्स में लड़ने चले आएँगे कि बेकार स्टॉक है, प्रमोटर होल्डिंग गिर रही है। तो हुआ क्या था कि 2024 में इन्होंने एक्सपेंशन के लिए फंडिंग उठाई थी। तभी आप देखोगे कि डीआईआईज़ की शेयर होल्डिंग उस टाइम बढ़ के 6.6% हो गई थी और प्रमोटर शेयर होल्डिंग डाइल्यूट हुई थी। पर पिछले 6 महीनों में मार्केट में बहुत एग्रेसिवली प्रमोटर्स की तरफ से सेल ऑफ हुआ था, जिस वजह से स्टॉक प्राइस पर बहुत प्रेशर आया है। उस पर मैनेजमेंट का कहना है कि इन्होंने एक मर्चेंट बैंकर रखा था, पर आखिरी में उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स हो गई, जिस वजह से इन्हें शेयर्स मार्केट में डंप करने पड़े और ये अपने शेयर्स किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड वगैरह को नहीं बेच पाए। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि अगले 3 से 5 सालों तक किसी भी तरह का प्रमोटर शेयर होल्डिंग में और डाइल्यूशन नहीं होगा। तो स्काई गोल्ड भी एक अच्छा तेज़ ग्रो कर रहा बिज़नेस है।
जिसे आप एक बारी खुद से स्टडी कर सकते हैं। गोल्ड प्राइसेस में रैली और फिर ये प्रमोटर सेल ऑफ की वजह से इस बिज़नेस के अराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया है। पर इसका फ़ायदा क्या हुआ है, ये अभी वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है यहाँ। लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स तो स्ट्रॉन्ग हैं ही, तो आप एक बारी इसे खुद से इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। चौथा स्मॉल कैप बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है ईएफसी इंडिया। ईएफसी ऑफिस लीजिंग के बिज़नेस में है। ये लोग बिल्डिंग्स किराए पर उठाकर उनको रिनोवेट करते हैं और फिर आगे उन्हें दूसरी कंपनियों को ऑफिसेज़ के रूप में लीज़ पर देते हैं। अब ऐसे भी हो सकता है कि ईएफसी पूरा ऑफिस किसी एक कंपनी को दे दे। इसके अलावा ये कोवर्किंग स्पेसेस, मतलब कि एक बड़े ऑफिस में अलग-अलग कंपनियों का स्टाफ एक साथ काम कर रहा हो, तो ये लोग कोवर्किंग स्पेसेस भी चलाते हैं। ये इनका रेंटल बिज़नेस हुआ। इनके दिल्ली, बैंगलोर जैसे 10 शहरों में 86 ऑफिसेज़ हैं, जहाँ ये 68,000 से ज़्यादा ऑफिस सीट्स मैनेज करते हैं। यहीं पर हम इनके बिज़नेस के बारे में और पढ़ सकते हैं। जो ये 86 ऑफिसेज़ चलाते हैं, उनमें से 18 को ये खुद भी ओन करते हैं। अगर कभी इनको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, अच्छी लोकेशन पर, जहाँ पर बैंक से जो इन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है, उस पर ब्याज इनको रेंटल यील्ड से कम पड़ रहा है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ को खरीद भी लेते हैं और पर सीट पे ये लगभग पौने 7,000 से सवा 7,000 रुपए महीने का चार्ज करते हैं। ईएफसी की एवरेज ऑक्यूपेंसी 90% से ऊपर ही रही है, माने कि इनके लगभग 90% ऑफिस सीट्स बुक्ड चलते हैं। तो ये इंडस्ट्री में हाईएस्ट संख्या है और रेंटल और लीजिंग बिज़नेस में ऑक्यूपेंसी जितना ज़्यादा होगी, उतना अच्छा है। आपका बिल्डिंग का किराया या खर्चा तो उतना ही जाएगा। तो जितने ज़्यादा आपके पास क्लाइंट्स होंगे, आपके मार्जिन्स ना उतने अच्छे रहेंगे। इसके अलावा ईएफसी ऑफिसेज़ के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के भी बिज़नेस में है। ये अन्य कंपनियों के ऑफिसेज़, वर्किंग एरियाज़ डिज़ाइन करते हैं, जो डिज़ाइन और बिल्ड सेगमेंट के अंडर आता है। यहाँ भी इनके पास लगभग 145 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। तीसरा इनका एक छोटा-सा फर्नीचर सेगमेंट भी है, जो इनके खुद के ऑफिस रेंटल सेगमेंट और इंटीरियर डिज़ाइनिंग सेगमेंट दोनों में अच्छे से फिट बैठता है। इनका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस है, वो एक डिज़ाइन नाम से है और ये इन्होंने थोड़े समय पहले खरीदा था। इस फर्नीचर बिज़नेस में एक ट्रिगर क्या आया है कि ईएफसी के प्रमोटर्स ने अपनी एक दूसरी कंपनी टीसीसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए पेपर फ्राई को खरीदा है। पेपर फ्राई अपनी वेबसाइट और स्टोर्स के ज़रिए फर्नीचर बेचने के बिज़नेस में है। आपने जहाँ तक पेपर फ्राई के शायद से स्टोर्स भी देखे होंगे। इस एक्विजिशन से एक डिज़ाइन को देश भर में अपने प्रोडक्ट्स मार्केट करने के लिए एक बहुत बड़ा और एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा। अब इनके क्लाइंट्स की बात करें, तो इधर आप देखोगे कि गोदरेज, बजाज फिनसर्व, फ्लिपकार्ट और मुथूट फाइनेंस जैसी बड़ी कंपनियाँ तक इनके कस्टमर्स हैं। अब रिज़ल्ट्स देख लेते हैं, तो कंपनी की सेल्स 53% बढ़कर इस क्वार्टर 255 करोड़ रुपए हो गई हैं। इसमें इनका ऑफिस रेंटल बिज़नेस 45% ग्रो किया है और डिज़ाइन और बिल्ड सेगमेंट में 44% की ग्रोथ देखने को मिली है। ईएफसी ऑफिस लीजिंग बिज़नेस में अभी सबसे तेज़ ग्रो कर रहा प्लेयर है। ये कंपनी साइज़ में छोटी है, तो ग्रोथ अच्छी है यहाँ पर और मैनेजमेंट ना इनका बहुत एग्रेसिव है। तो अन्य प्लेयर्स के कंपैरिज़न में इनका कॉस्ट कंट्रोल अच्छा है, इसलिए मार्जिन्स भी इस बिज़नेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ये लोग अपने ऑफिस रेंटल बिज़नेस में लगातार और सीटिंग कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। मैनेजमेंट गाइडेंस तो नहीं देता है, पर इनका हर साल 20,000 सीट्स या मोटा-मोटी हर क्वार्टर लगभग 5,000 सीट्स ऐड करने का टारगेट है। यहीं आप देखोगे कि पिछले साल इनके पास कुल 50,400 ऑफिस सीट्स थीं और इन्होंने इस दौरान लगभग 17,800 सीट्स और ऐड करी हैं। बिल्ड सीट्स में 33% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। इसके अलावा आप देखेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिज़नेस से इनकी 44% सेल्स आई हैं और ऑफिस रेंटल बिज़नेस से 51%। पर ये सारे क्वार्टर सामान्य नहीं रहता है। ऑर्डर की डिलीवरी कब है, उस हिसाब से डिज़ाइन और बिल्ड सेगमेंट से सेल्स ऊपर-नीचे रहती हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन हाई मार्जिन इनका ऑफिस लीजिंग बिज़नेस ही है। ये 63% मुनाफ़ा लाया है। एक डिज़ाइन अभी बहुत छोटा बिज़नेस है। इसके अलावा एबिटा कंपनी का 40% बढ़ा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 36% की ग्रोथ आई है। हम लोग पैट के बदले यहाँ पर पीबीटी कंपेयर करेंगे, क्योंकि पिछले साल तक इनका टैक्स रेट हाई था, तो मुनाफा कम बना था पिछले साल। तो आपको नेट प्रॉफिट ग्रोथ हाई लगेगी, पर ओवरऑल ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। ईएफसी के पिछले साल के Q2 रिजल्ट्स खराब आए थे, तब से ये स्टॉक ना काफ़ी करेक्ट किया है और बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गया था। पर अगर उसको हटा दें, तो ओवरऑल बिज़नेस लेवल पर ईएफसी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता आया है। भारत के फ्लेक्सिबल ऑफिस लीजिंग मार्केट में भी अच्छा टेलविंड है। पूरा सेक्टर अभी 20% के आसपास रेट से ग्रो कर रहा है। जीसीसीज़ आ रहे हैं, माने कि विदेशी कंपनियाँ यहाँ अपने ऑफिसेज़ खोल रही हैं। इसके अलावा कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं, नए स्टार्टअप्स या बिज़नेसेज़ आ रहे हैं। तो ओवरऑल सेक्टर में अभी अच्छी डिमांड है। सेक्टर इतना तेज़ ग्रो कर रहा है और बिज़नेस में भी आप देख रहे हो 40-50% टाइप ग्रोथ आ रही है। पर आप देखोगे इस सब के बीच
ईएफसी अभी बस 18 के पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है इतने तेज़ ग्रो कर रहे बिज़नेस के लिए। इसे आपको एक बारी स्टडी करना चाहिए। बाकी एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें हुआ था कि अक्टूबर के महीने में मशहूर एस इन्वेस्टर सुनील सिंघानिया ने भी इस बिज़नेस में छोटी-सी स्टेक उठाई थी अपने फंड अबैकस के ज़रिए। तो आप भी एक बारी ईएफसी को स्टडी कर सकते हैं। 5वां और आखिरी बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है ज़ैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज़। ज़ैगल को हम अपनी सिंपली शॉक्स कम्युनिटी में तो कवर करते ही आए हैं, पर आज हम पहली बार इसे अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर रहे होंगे। ये आशीष कचोरिया का भी पोर्टफोलियो स्टॉक है। आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो उनकी इसमें 2.24% की शेयर होल्डिंग है। ज़ैगल आप में से कई लोगों के लिए नया बिज़नेस हो सकता है, तो हम इसके बिज़नेस मॉडल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बहुत आसान भाषा में समझें तो ज़ैगल कंपनियों को अपने खर्चे मैनेज करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है। माने कि ये उनको ऐप्स, वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर्स की सर्विसेज़ देता है। इनके कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि ज़ैगल सेव, प्रोपेल, ज़ोयर, जिनके ज़रिए ये कॉर्पोरेट्स को अलग-अलग यूज़ केस के हिसाब से सेवाएँ देते हैं। उदाहरण से समझें तो आप जानते ही होंगे कि किसी कंपनी या बिज़नेस में डेली बेसिस पे कितने सारे खर्चे होते हैं। ऑफ़िस में चाय आ रही है, स्टाफ काम से दूसरे शहर बिज़नेस ट्रिप से जाता है, तो फ्लाइट और होटल का खर्चा, इंटरनेट से लेकर वेंडर की पेमेंट। जैसे किसी एम्प्लॉयी ने कंपनी के बिहाफ़ पर पेमेंट कर दी, तो वो उसका रीइंबर्समेंट क्लेम करेगा और ज़ैगल उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म देगा। ज़्यादातर कंपनीज़ में आपने देखा होगा कि अगर आपको रीइंबर्समेंट क्लेम करना है, तो बिल या आप उसका फ़ोटो एचआर को देते हो। पर ज़ैगल के ज़रिए आपने किया क्या कि उसकी फ़ोटो अपलोड कर दी प्लेटफ़ॉर्म पर और उनका प्लेटफ़ॉर्म एआई की मदद से आपका बिल वेरीफ़ाई करके आपका पैसा रीइंबर्स कर देगा। अब देखिए, जो भी आपके बड़े-बड़े खर्चे होते हैं कि आपका कोई सप्लायर है या आपको स्टाफ की सैलरीज़ पे करनी है, उनके लिए आपको मार्केट में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिलेंगे। पर जो छोटे-छोटे खर्चे होते हैं ना, जिनका अमाउंट कम है पर जो वॉल्यूमिनस है नेचर में, मतलब उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, उनको ज़ैगल मैनेज करने में मदद करता है। होता क्या है कि जैसे-जैसे कंपनी बड़ी होती चली जाती है, तो ये छोटे-छोटे खर्चे बड़े झंझटी हो जाते हैं। ये स्पेंड मैनेजमेंट भारत में एक नीश सेगमेंट है, पर ये भी काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो छोटी कंपनियाँ होती हैं ना, वो ये सब प्रोसेसेस मैनुअली देख लेती हैं, पैसे बचाने के लिए। किसी को बैठा देंगी 20-25 हज़ार की सैलरी में ताकि ये सब खर्चे देखे। पर बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं, उनको ऑटोमेशन चाहिए होता है, अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी होती है। तो वो ये सब सिस्टम्स और प्रोसेसेस लेकर आते हैं। इस वजह से ये अभी काफ़ी एक तेज़ ग्रो कर रहा एक नीश सेगमेंट है भारत में। इसके अलावा कॉम्पिटिशन को देखें, इनके जो अन्य कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किसी न किसी एक या दूसरे यूज़ केस पर फ़ोकस्ड हैं। ज़ैगल का एडवांटेज क्या है कि ये एम्प्लॉइज़ से लेकर डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, वेंडर्स सबके लिए इन्होंने प्लेटफ़ॉर्म बना रखा है। तो ये एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ज़ैगल कॉर्पोरेट्स को को-ब्रांडेड और प्रीपेड कार्ड्स भी प्रोवाइड करता है। होता क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉयी कहीं जा रहा है बिज़नेस ट्रिप से, तो वो फ्लाइट टिकट बुक करेगा, होटल बुक करेगा और कई बार वो ओवर बजट चला जाता है। ऐसे में कंपनी का एचआर आपसे लड़ने तो आएगा नहीं कि आपकी फ्लाइट 6000 की हो रही थी, आपने 8000 की कर दी। पर ये खर्चे कंपनी को मैनेज भी करने हैं। इसके लिए कंपनीज़ प्रीपेड कार्ड्स इश्यू करती हैं कि आपकी लिमिट सेट कर दी जाएगी और उस लिमिट में ही आप खर्चा कर पाओगे। अगर आप उसके ऊपर खर्चा करने का ट्राई किए, तो या तो वो ट्रांज़ैक्शन कैंसल हो जाएगा, वरना वो हायर डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा और उधर आपको फिर वो खर्चा अप्रूव करवाने के लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो ये ऐसे प्रीपेड कार्ड्स और को-ब्रांडेड कार्ड्स इश्यू करवाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कंपनियाँ स्टाफ के लिए गिफ्टिंग के लिए वाउचर्स देती हैं, अमेज़न या मिंत्रा वगैरह के होली दिवाली पर, या डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंसेंटिव दिया जाता है। ज़ैगल इन प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ टाई अप करके ये वाउचर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो मोटा-मोटी ये अलग-अलग सर्विसेज़ हैं, जो ज़ैगल कंपनीज़ को देता है और आप इसको एक सॉफ्टवेयर बेस्ड स्पेंड मैनेजमेंट बिज़नेस के नज़रिए से देख सकते हो। इस बिज़नेस में ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। आप देखोगे कि सेल्स इनकी पिछले साल से 42% बढ़ी हैं और एबिटा में 48% की ग्रोथ देखने को मिली है। हम रिपोर्टेड एबिटा की जगह कंपनी का एडजस्टेड एबिटा देखेंगे। पिछले साल कंपनी ने ईसॉप्स इश्यू किए थे, इस वजह से आपको ना रिपोर्टेड एबिटा में ग्रोथ ज़्यादा लगेगी। ऐसे ही नेट प्रॉफिट में 79% की ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 6.1% से 7.7% हो गई है। आप ये जो देख रहे हो ना कि सेल्स 40% लगभग बढ़ी, लेकिन प्रॉफिट में डबल 80% टाइप ग्रोथ आई। तो यही टेक बिज़नेसेस में एक स्पेशल चीज़ होती है। इसको हम बार-बार अपने चैनल पर और कम्युनिटी में भी समझाते आए हैं कि टेक बिज़नेसेस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जो आपकी प्लेटफ़ॉर्म की डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो वन टाइम रहती है। पर एक बार आपने अपना प्लेटफ़ॉर्म, ऐप या वेबसाइट बना लिया
आपके खर्चे उतने स्पीड से नहीं बढ़ेंगे जिस स्पीड से आपकी सेल्स बढ़ेंगी। अगर सेल्स ग्रोथ आपकी 40% आई है, तो खर्चे आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20% बढ़ेंगे। ऐसे में प्रॉफिट ग्रोथ आपकी 60% या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो जैसे-जैसे एक टेक बिज़नेस बड़ा होता चला जाता है, ये मार्जिन एक्सपेंशन ना बहुत स्पीड से होगा। ये चीज़ आप अभी कारट्रेड या ज़िंका लॉजिस्टिक्स जैसे बिज़नेसेस में भी देख सकते हो। इसके अलावा ज़्यादातर टेक बिज़नेसेस के पहले से वैल्यूएशंस काफ़ी रीज़नेबल हुए हैं। आपको याद होगा कि डेढ़ 2 साल पहले कई सारी टेक कंपनीज़ के आईपीओज़ आए थे, पर उस समय वैल्यूएशंस उनके काफ़ी ज़्यादा थे, मार्जिन्स पर भी क्लैरिटी नहीं थी। पर तब से ये सारे बिज़नेसेस अच्छा खासा करेक्ट हुए, इन्वेस्टर्स को मार्जिन्स पर क्लैरिटी मिली, लॉस से प्रॉफिट्स में आए और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव हो गया। आज की डेट में कई सारे टेक बिज़नेसेस अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। ज़ैगल में ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है, बाकी इन्होंने कई छोटे-छोटे स्टार्टअप्स खरीदे हैं, जो अभी भले छोटे हैं, पर भविष्य में अच्छी ग्रोथ लाने में मदद करेंगे। इनके मैनेजमेंट ने इस साल पहले 40% सेल्स ग्रोथ का अनुमान दिया था, जिसको बढ़ा के इन्होंने 45% कर दिया है और इसके साथ ये 10 से 11% एबिटा मार्जिन टारगेट कर रहे हैं। 10 से 11% एबिटा मार्जिन लगभग आपकी 8% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन बनती है। इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम ज़ैगल का वैल्यूएशन करेंगे, तो ये संख्याएँ आपके काम आएँगी। अब देखिए, ज़ैगल का अभी पीई रेशियो आपको ज़्यादा लगेगा, जैसे स्क्रीनर 45 का पीई बताएगा, पर क्योंकि ये एक ग्रोथ बिज़नेस है, तो हम ज़ैगल का फॉरवर्ड बेसिस पर वैल्यूएशन करेंगे। हम मैनेजमेंट की ग्रोथ गाइडेंस पर ज़ैगल का फटाफट से एक वैल्यूएशन करते हैं। पिछले साल इनकी 1300 करोड़ के आसपास सेल्स थी, जिस पर मैनेजमेंट ने 45% ग्रोथ की बात करी है। ऐसे में इनकी इस साल सेल्स 1900 करोड़ के आसपास रह सकती हैं। इस पर 10 से 11% एबिटा मार्जिन और 8% नेट प्रॉफिट मार्जिन का अंदाज़ा लेकर चलें, तो ज़ैगल इस साल 150 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कर ले जाएगा और ये 150 करोड़ मुनाफ़ा पूरे साल के लिए मुझे काफ़ी अचीवेबल लग रहा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी साल के 6 महीनों में 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा चुकी है। इनका H2 H1 से बेहतर रहता है। ऐसे में अगर हम कंज़र्वेटिव होकर भी चले ना, तो भी 150 करोड़ मुनाफ़ा अचीवेबल है। कंपनी का अभी मार्केट कैप 5000 करोड़ है, तो स्क्रीनर भले आपको 45 का पीई दिखाएगा, पर फॉरवर्ड बेसिस पर इस साल के अंदाज़न मुनाफ़े पर ज़ैगल का पीई बस 32-33 निकल कर आता है, जो कि एक टेक बिज़नेस के लिए, जहाँ पर इतनी अच्छी ग्रोथ आ रही है, बहुत अच्छा वैल्यूएशन है। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म में भी ज़ैगल के मैनेजमेंट ने एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन की बात करी है, जो हम बोल रहे थे कि टेक बिज़नेसेस में मार्जिन एक्सपेंशन होता है। आप देखोगे, ये इस 10 से 11% एबिटा मार्जिन को अगले 4 से 5 सालों में 14 से 15% ले जाने की बात कर रहे हैं। मतलब बिज़नेस में जो सेल्स ग्रोथ आएगी फ्यूचर में, वो तो आएगी ही आएगी। साथ के साथ बॉटम लाइन में भी इस मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से हमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जब मैं इनकी कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे मिली कि कंपनी ने ना हाल ही में टाइम्स ग्रुप को ₹567 पर शेयर पर वारंट्स इश्यू किए हैं। इस फंडरेज़ में प्रमोटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। वारंट्स का प्राइस ज़ैगल के अभी के दाम से 50% ऊपर है। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, जो हमें बताता है कि ज़ैगल अभी कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड चल रहा है। तो आप इस बिज़नेस को एक बारी खुद से इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, ये वीडियो काफ़ी लंबा बना है। इसमें हमने कई अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को इतना डिटेल में स्टडी किया है। इस रिसर्च फिर वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। हम ये सब एनालिसिस आपके लिए फ्री में ला रहे हैं। इसके बदले में हम आपसे बस लाइक्स और सब्सक्राइब्स की फॉर्म में सपोर्ट माँगते हैं। आप हमें अपने लाइक्स और सब्सक्राइब्स के ज़रिए सपोर्ट करोगे, तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे और अच्छे-अच्छे एनालिसिस हर हफ्ते फ्री में ला पाएँगे। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।